बहू छोड़ गई हमें। मुझे नहीं लगा था पापा आप हमें छोड़ कर चले जाओगे। पता नहीं क्यों मैं निहारिका की बात में आ गया। क्यों नहीं समझा मैं। माँ सच कह रही थी, पापा सही थे। मैं क्यों घर छोड़ कर गया, क्यों? मैं क्या करूंगा। मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया। सब मेरी गलती है। सारे बेटे ऐसे ही होते हैं, सारी औलादें ऐसी होती है नामाकुर। अपने पिता के अंतिम संस्कार में आया हुआ राहुल अंतिम क्रिया की रस्म पूरी करने के बाद खुद से बात करता हुआ फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जो होना था वो तो हो गया बेटा, अब खुद को संभाल। तेरे सर से पिता का हाथ चला गया, पर तेरी माँ का आंचल तो है तेरे साथ। तू टूट नहीं सकता। तुझे अपनी माँ का सहारा बनना है। मुझे नहीं पहचाना? हाँ, कैसे पहचानेगा। काफी साल पहले ही अपने पिता को छोड़कर चला गया था ना, तू भूल गया होगा। अरे बड़े शहर की हवा ही ऐसी होती है, सारी यादें भुला देती है। मैं विनोद, तेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड। आ चल, तुझे तेरे पापा के बाकी फ्रेंड से मिलाता हूँ। राहुल विनोद के साथ कुछ कदम आगे चलकर अपने पापा के दोस्तों के बीच बैठकर सभी से बातें करने लग जाता है। सभी उसे बताते हैं कि किस तरह उसके पापा उसके बिना दिन गुजार रहे थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते ना अंकल, पर बच्चे फिर भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। किस लिए? खुद की आजादी के लिए। कितने मतलबी होते हैं वो। क्या कुछ नहीं किया था पापा ने मेरे लिए। अपनी सारी सेविंग से मुझे पढ़ाया और मैं उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर चला गया। माँ बाप कुछ भी कर ले, पर उसके बाद भी उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। क्या बेटा क्या बेटी, सब वही है अंकल। हर बार गलती बच्चों की नहीं होती बेटा, कभी कभी माँ बाप की भी गलती होती है। कुछ माँ बाप मेरी और तुम्हारी आंटी की तरह भी होते हैं, जो खुद अपने बच्चों के जीवन में कांटा बोते हैं, और वो कांटा जब उन्हें चुभता है तो उनके घाव में मरहम लगाने को कोई भी उनके पास नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है विनोद जी के घर से। विनोद जी के परिवार में बस 3 लोग थे। विनोद जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा करण। करण की इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हो चुकी थी, पर कॉलेज से उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, जिस कारण वो छोटे से फार्म में 20-30 हजार की नौकरी कर रहा था। हाँ सुमित जी, क्या रोहन को 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी लग गई है? अरे नहीं नहीं, कम कहाँ है, अच्छी सैलरी है। खाना रहना भी मुफ्त। क्या बात कर रहे हैं, फिर तो सेविंग भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, इतनी फैसिलिटी जॉब तो कॉलेज प्लेसमेंट से ही मिली होगी भाई। भाई लड़का पढ़ेगा, 90% मार्क्स लाएगा तो कौन सी कंपनी उसे लेकर नहीं जाएगी। अब जो बच्चे बाहर बस ऐश करने के मकसद से गए हो ना, माँ बाप के पैसे फूकने, तो कहाँ से लगेगी उनको प्लेसमेंट। फिर घूमते फिरते रहो यहाँ से वहाँ। फोन पर अपने दोस्त के बेटे की भर भर कर तारीफ सुनने के बाद विनोद जी का गुस्सा करण पर फट पड़ता है। और चढ़ा सर पर इसे। तुम्हारी करनी का नतीजा है, और खिलाओ घी की रोटियां। किसी काम का नहीं है तुम्हारा बेटा, ये बात जान लो। वहाँ विनोद जी के बेटे रोहन को 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई है, और एक हमारी औलाद है जिसे इतनी धूल फांकने के बाद भी मुश्किल से 20,000 मिल रहे हैं। कुछ तो लग भी होता है पापा, वरना रोहन हर टेस्ट में फर्रे लेकर बैठता था। अरे जो भी किया उसने, आज नौकरी तो लग गई ना उसकी। जो कमाता है उसकी की वाह वाह होती है। शाम को जब करण लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी मम्मी बाजार से लौटकर आते ही दरवाजे से कहना शुरू करती है, लगता नहीं मोहल्ले में कोई लड़का कंवारा बचेगा। अब सबकी शादी हो रही है। अब भाई इस उम्र में लोग सेटल हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो करेंगे ही ना शादी। वर्मा जी की वाइफ ही कह रही थी करण का भी बायोडेटा दे दो। अरे कैसे, क्या दे दूं? अभी तक सेटल ही कहाँ हुआ है तो ढंग से। कितनी प्लानिंग करके तुझे बाहर भेजा था कि इस उम्र तक तेरी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, फिर तेरी शादी कर देंगे। पर यहाँ तो तू मारा मारा फिर रहा है। कोशिश तो कर रहा हूँ ना मम्मी मैं। कैसी कोशिश कर रहा है तू? मुझे अच्छी तरह से पता है, रात भर जिस लड़की से बात करता है उसी के कारण हुआ है ना ये सब। अरे ध्यान अगर लड़कियों में रहेगा तो कहाँ से लगेगी नौकरी। आप लोग क्यों समझते नहीं मेरी बात? पता नहीं क्या गलती की है मैंने। अजीब सा लगता है ना? जरा सोचो,
ये कुछ 1-2 मिनट के इतने ताने सुनने भर से आप लोगों को करण के लिए बुरा लग रहा है, तो बेचारे करण पर क्या बीतती होगी। सुबह से शाम तक करण के अपने माँ बाप उसे इस तरह ताने देते थे। करण की लाइफ में बस यही रह गया था कि कभी उसकी माँ अपनी सहेलियों के बेटों की तारीफ सुनकर उसे ताने देती थी, तो कभी उसके पापा। उसकी लाइफ में कोई था ही नहीं जो उसकी भावनाओं को समझे, सिवाय निराली के। निराली उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जो उसे समझती थी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक दिन निराली के पापा करण के घर उसका रिश्ता लेकर आते हैं और शादी पक्की हो जाती है। करण को लगता है कि निराली के साथ शादी होने के बाद उसके मम्मी पापा बदल जाएंगे और चीजें सुधर जाएगी। पर बेचारा करण कहाँ जानता था कि असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि चक्की का तो काम ही होता है चलना, बस पीसने वाला बदल जाता है। और उस चक्की में अब पीसने वाली थी निराली। निराली नई नई शादी होकर अपने ससुराल आई थी और कुछ इस तरह उसके ससुराल में उसका स्वागत होता है। मम्मी जी चाय। तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या? जिस घर को छोड़कर ससुराल आते हैं उसी घर का पहनावा भी वहीं छोड़कर आना होता है। अब इस घर की बहू है तू, ये कैसी जली भूल सी हुई साड़ी पहन रखी है तूने? ना 2 रुपए शादी में लगाए, ना कोई और खर्च किया, उसके बाद भी ऐसी साड़ी देकर भेज दी अपनी बेटी को। 100 रिश्ते लाइन में लगे पड़े थे करण के लिए, वो तो करण को तू पसंद आ गई तो हमने हाँ कर दी। अरे कम से कम अब तो हमारे घर की इज्जत रख। इतनी सी बात पर आप अपना मूड मत खराब कीजिए मम्मी जी, मैं अभी जाकर साड़ी बदल लेती हूँ। निराली फौरन कमरे में जाकर साड़ी बदलने लगती है। बार मम्मी तुमसे क्या कह रही थी, कोई बात हुई क्या? कुछ भी नहीं, वो सास बहू के बीच का मैटर है, घर के अंदर के मसले मैं देख लूंगी, आप अपना ऑफिस देखिए। बेचारी निराली खुशी खुशी साड़ी बदलकर फिर से बाहर घर के कामों में लग जाती है। इससे अच्छा तो आप हमें बाहर ही खाने को कह देती स्थाई जी, ये कोई रोटी है क्या भला? कुछ गलती हो गई क्या पापा जी? मैंने तो बिल्कुल नरम रोटियां बनाई थी, लेकिन आपको हाथ मुंह धो के आने में देरी हो गई ना, इसलिए रोटियां कड़ी हो गई। बाप रे बाप, ये आजकल की पीढ़ी है। अब तुम्हारे ससुर जी हाथ मुंह धो रहे तो रुक जाती तुम। इतनी हड़बड़ी क्या थी रोटी बनाकर रखने की? जब वो टेबल पर बैठते तब गर्मा गर्म फुलके सेक देती। अरे कितना ही वक्त लगता है 4 फुलके सेकने में। मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। इसे छोड़िए, मैं भी गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। निराली के किए हुए हर काम में कभी स्थाई तो कभी विनोद कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही दिया करते थे। पर निराली ने सोच लिया था कि उसे अपने घर को बिखरने नहीं देना है, इसलिए वो इस बारे में करण को कुछ भी नहीं बताती थी। एक शाम जब निराली की फ्रेंड प्रेरणा उसके घर आती है, स्थाई जोर जोर से कहने लगती है, लोगों का अपना घर नहीं है जो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। कभी चाय चाहिए, कभी बिस्किट। कहने को तो बड़े घर वाले हैं, पर हमारे घर के ही चक्कर लगाते हैं ये। या निराली मैं चलती हूँ, कभी मिलना होगा तो तू ही मेरे घर आ जाना। प्रेरणा के जाती ही निराली अपनी सास से कहती है, ऐसा आपने क्यों किया मम्मी जी? मेरी एक ही तो फ्रेंड है प्रेरणा। शादी के 1.5 साल बाद तो हमारी मुलाकात हुई है। वो 2-3 दिन मेरे घर आ ही जाती तो क्या हो जाता। क्या जरूरत है लोगों को रोज रोज घर बुलाने की है? अपना घर नहीं है क्या उसका? तू कुछ नहीं समझती बहू, इससे तेरा घर, तेरी ही गृहस्थी खराब होगी। अब वो जाकर तुझे बताएगी कि वो कहाँ घूमने गई थी, फिर तेरा भी मन करेगा, फिर तू करण को घूमने को कहेगी। और हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता, तो क्यों शुरू करना उस चीज को जो आगे जाकर हमारा चैन सुखी छीन ले। वैसे भी ब्याह स्त्री की सहेली रसोई होती है, रसोई। निराली को ना दोस्तों से मिलने दिया जाता था, ना उसके घर वालों से। उसका दिन घर के काम करने से शुरू होता था और घर के काम करते खत्म। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और निराली माँ बन जाती है। कुछ दिनों बाद एक बच्चा पैदा करके खुद को महान समझ रही है क्या? बस बच्चा पैदा करने से नहीं होता, बच्चों को पालना पड़ता है, संस्कार देने पड़ते हैं। वैसे भी मेरे पोते को तो संस्कार मैं ही दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ के जैसा बन जाए। अरे बाहर से आई हुई औरत कहाँ दे पाएगी संस्कार हमारे वंश को? मम्मी जी, सुबह से बिट्टू आपके पास ही है। मेरे पास तो 2 मिनट भी नहीं आता। कुछ देर मेरे पास आता तो मैं पाल लेती इसे। तू पाल लेगी इसे हैं? शुरू के दिनों में तेरे पास देकर देखा था मैंने, कैसा ख्याल रखती है तू इसका। मैं तेरे जैसी नई नवेली माँ नहीं बनी हूँ। एक बच्चा पाल पोस कर उसका ब्याह भी कर दिया है मैंने। मुझे तो मत ही सिखा,
मेरा पोता अपनी दादी के पास ही रहेगा। निराली को अपने खुद के बच्चे को खिलाने तक का मौका नहीं मिलता था क्योंकि स्थाई उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी और वजह अपने पोते के लिए उसका प्रेम नहीं कुछ और ही था। एक दिन स्थाई अपने पोते को बोतल से दूध पिला रही थी। बहू नहीं है क्या जो तुम बिट्टू को बोतल का दूध पिला रही हो? जितना अपनी माँ का दूध पिएगा उतना अपनी माँ से चिपका हुआ रहेगा, फिर भूल जाएगा अपनी दादी को। मैं ये नहीं होने दे सकती। स्थाई और विनोद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और धीरे धीरे बिट्टू 8 साल का हो जाता है। निराली को लगता था कि उसके अच्छे शब्दों से और अच्छे व्यवहार से उसकी सास का मन पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब स्थाई बिट्टू को ही उसकी माँ के लिए भड़काना शुरू कर देती है। दादी आपने खाना खाया? अरे क्या बताऊं बेटा, कहाँ देती है तेरी मम्मी मुझे खाना, सब दिखावे का है बेटा। वो तो इस घर में तेरे दादाजी पैसा देते हैं तो हमें खाना मिलता है, वरना वो भी ना मिले। तेरी माँ ने बहुत ताने दिए हैं मुझे, बड़ी मुश्किलों से दिन निकले हैं मेरे इस घर में। तू जब बड़ा होकर कमाने लगेगा ना तो अपनी दादी को अपने साथ ले जाना बेटा। दादा दादी तो अपने हैं, पापा भी अपने हैं, पर आई तो मम्मी है, वो दूसरे घर से आई है ना बेटा। और जब स्थाई बिट्टू को ये सब समझा रही थी, दरवाजे के बाहर खड़ा करण ये सब सुन लेता है। ये क्या संस्कार दे रही है मम्मी बिट्टू को? ऐसे तो वो अपनी माँ से नफरत करेगा। करण अपनी माँ से इस बारे में बात भी करता है, पर स्थाई अपनी हरकतों को बदलती नहीं। वो बिट्टू में उसकी माँ के खिलाफ बातें भरती ही रहती है, हर वक्त निराली को कोसना, उसके हर काम में कमियां निकालना। एक दिन जब करण की पूरी फैमिली एक पार्टी में जाती है। बताओ बेटा, आपका सबसे फेवरेट मेंबर कौन है? दादा दादी और डैडी। तुमने तो सभी के नेम लिए, सो स्मार्ट। बट मम्मा? वो अपने थोड़ी ना है, वो तो पराई है। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। बिट्टू के मुंह से ऐसा सुनकर निराली घबरा जाती है। वो जैसे ही बिट्टू के पास जाती है, वो अपनी माँ को झटकता हुआ अपनी दादी के पास चला जाता है। खाने की 2 थालियां परोसकर निराली अपने सास ससुर के सामने रखती है। ये क्या खाना है? बिना नमक की सब्जी कौन खाता है? और ये कहते हुए विनोद एक हाथ मारकर उस थाली को फेंक देता है और ये देखते ही करण के सब्र का बांध टूट जाता है। बस करो, और कितना अत्याचार करोगी, कोई कितना सह। निराली आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती है और पापा भरी हुई थाली उठाकर फेंक देते हैं। ये सब क्या गंद मचा कर रखी है आप लोगों ने? ये संस्कार दे रहे हैं आप बिट्टू को? मुझे नहीं रहना ऐसे परिवार में मम्मी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर करण एक दिन अपना सामान अपनी बीवी और बच्चे के साथ घर से बाहर निकल जाता है। करण ऐसे अपने परिवार को छोड़ता है कि फिर पूरे साल में बस होली और दिवाली भर ही अपने घर लौटता था। उसमें भी जब भी मौका मिले विनोद और स्थाई कोई ना कोई बात ऐसी कर देते थे जिससे करण का मन टूट जाता था। लोग पूछते हैं क्यों नहीं आता अब करण, ऐसा भी क्या काम अब बताऊं उन्हें मैं कि बहू ले गई और छोड़ गई हमें अकेला इस बुढ़ापे में। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया? पहले आप लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे, निराली के आते ही वो कांटा उस पर शिफ्ट हो गया। गलती तुम्हारी यही है निराली कि तुम सहती रही। तुम्हें लगा ये लोग समझ जाएंगे। ये कभी समझने वाले नहीं है, कभी नहीं। पता नहीं मैं क्यों आ जाता हूँ यहाँ, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा था साल में 2-4 दिन आएंगे तो कम से कम रिश्ता बरकरार रहेगा, पर शायद मम्मी तुम्हें ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। चलता हूँ मैं यहाँ से, चलो निराली। तेरा भी बेटा तुझसे दूर हो जाएगा, जैसे तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है ना। कभी सुखी नहीं रहेगी निराली, कभी नहीं। अब धीरे धीरे करण और निराली 2 सालों में कभी एक आध बार अपने घर आते या वो भी नहीं, और फिर उनका आना जाना बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अब आता है एक मैसेज, 30,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। कैसी बहू आई हमारे घर जो हमारे बेटे को हमसे अलग करके कभी सुखी नहीं रहेगी। कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। स्थाई और विनोद की हरकतों के कारण वो दोनों अकेले रह गए थे, पर आज भी स्थाई इस बात के लिए अपनी बहू को ही कोसती रहती थी। तो ये थी मेरी दास्तान बेटा। तो वापस घर आया तो अफसोस जता रहा है, पर मेरा बेटा तो शायद अफसोस भी ना जताए। क्या अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता अंकल? कुछ घाव कभी नहीं भर पाते बेटा। शायद कुछ ऐसे ही घाव मैंने अपनी बहू और बेटे को दे दिए और आरोप लगा दिया अपनी बहू पर कि वो छोड़ गई हमें।
न जाने ऐसे और कितने घर टूटे जहां कारण बच्चे नहीं माँ बाप बने। रिश्ते को बरकरार रखने के लिए दोनों पक्ष को बराबर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक ही पक्ष झुकता रहे तो वो रिश्ता अक्सर टूट जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ निराली और स्थाई के बीच। निराली पूरी तरह से कोशिश करती रही एक अच्छी बहू बनने की, पर स्थाई वो तो अपने घमंड में ही तनी रही। ना ही विनोद ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उन दोनों ने पहले तो अपने बेटे को एक रोबोट की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अपने सपने पूरे करने के लिए, लोगों के सामने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि करण तुम क्या चाहते हो। और करण की शादी के बाद अपने जीवन के सारे दुखों का कारण अपनी बहू को मानकर उसके जीवन में दुख का कारण बन गए। और फिर उन्हें मिला बिट्टू, जिसे वो अपना नया सहारा बनाना चाहते थे। पर अंत में क्या हुआ? न बेटा बचा, न बहू और ना ही पोता। काश स्थाई और विनोद अपनी गलती को कुछ समय पहले समझ जाते तो शायद एक हंसता खेलता परिवार यूं ना टूटता।